आज हम स्टार्ट करेंगे सीपीसी का सेकंड चैप्टर विच इज़ डेफिनेशंस। और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्री। डिक्री की डेफिनेशन हम रीड करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स डिक्री एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है इन इटसेल्फ, जो कि आपका एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स ले लेगा इस लेक्चर को ख़त्म होने में। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। If you go through this lecture, all of your concepts regarding decree, those will be cleared and you will have very deep notes in your hands, right? So let's start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी डेफिनेशंस हमें कौन से सेक्शन में दी हुई है। सेक्शन नंबर 2 है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड का, जहाँ पर सारी डेफिनेशंस जो भी हमें सीपीसी में हमारी डेफिनेशंस रहेंगी, जो जो वर्ड्स आएंगे, सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में गिवन है। और सबसे पहले डेफिनेशन आती है डिक्री की, ठीक है। तो इस आज के लेक्चर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, डिक्री के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मीनिंग है, देन एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके टेस्ट है, डिसीजंस है विच आर डिक्रीज एंड डिसीजंस विच आर नॉट डिक्रीज, classes of decrees, deemed decree, rejection of plaint, restitution, execution, dismissal for default, appealable orders, decree and judgment distinction, decree and order distinction, and decree and deemed decree डिस्टिंक्शन। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं डिक्री के बारे में। ये सारे टॉपिक अगर आप कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो डिक्री का ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिससे कि आप ये समझ ना पाए कि ये डिक्री है या नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं डिक्री के रिगार्डिंग, तो यू विल हैव एन इलेबोरेट व्यू एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिक्री। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिक्री। सी, जो हमारी कोर्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, हमारी कोर्ट ऑफ लॉ है ऑफ सिविल जुरिडिक्शन, जो उस कोर्ट का एडजुडिकेशन होगा वो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा डिक्री और सेकंड होता है हमारा ऑर्डर्स, ठीक है। क्योंकि कोर्ट हमेशा क्या करती है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करी है, किसी भी लिटिगेंट ने एप्लीकेशन फाइल करी है कोर्ट में, तो उस पर आएगा ऑर्डर, ठीक है। अगर कोर्ट ने किसी भी केस को इलेबोरेटली मैरिट्स पे डिसाइड किया है, तो उस केस में क्या आती है, जजमेंट एंड डिक्री, ठीक है। तो डिक्री की डेफिनेशन क्या होती है, देखो सबसे पहले क्या है, इट मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। जो हमारी कोर्ट ने एडजुडिकेट किया है, जो भी कोर्ट की हमारी फाइंडिंग्स हैं, जो भी एविडेंसेस कोर्ट ने देखे हैं, जो भी कोर्ट की फाइंडिंग है, ठीक है, उसका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो फार एज द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, जो कोर्ट उसे एक्सप्रेस कर रही है, जो कोर्ट जजमेंट दे रही है, जो कोर्ट डिक्री पास करेगी, क्या डिटरमाइन करती है, राइट्स ऑफ द पार्टीज कंक्लूसिवली, कि भाई इसके बाद ऐसी कोई उसमें कमी नहीं रह जाती है कि पार्टी के और भी कोई राइट्स क्रिएट होंगे। ये कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है राइट्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है। किसके रिगार्डिंग, जो वो सूट लेकर आए हैं कोर्ट में, जो भी कंट्रोवर्सी दोनों पार्टीज के बीच में थी, उसमें कौन सी पार्टी के क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ऑब्लिगेशन है, उसे हमें हमारी जो कोर्ट ऑफ लॉ है कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती है, ठीक है। और डिक्री कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। प्रिलिमिनरी कब होती है, जब अभी भी केस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिटरमाइन करनी रह गई हैं, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसे प्रिलिमिनरी बोलते हैं। फाइनल है कि भाई इसके बाद अब कोई डिक्री नहीं आएगी, अब आपका जो है, जो भी केस था आपका, जो भी कंट्रोवर्सी थी, वो फाइनली डिसाइड हो चुकी है, ठीक है। अब देखो डिक्री में क्या क्या इंक्लूड होता है। डिक्री में इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, अगर कोर्ट ने प्लेंट को विदाउट मैरिट्स भी रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वो क्या होगी, डीम्ड डिक्री होगी। और ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि विद इन सेक्शन 144 में कोर्ट ने डिसाइड किया है, वो भी डिक्री मानी जाएगी। बट क्या इंक्लूड नहीं करेगा डिक्री, एनी एडजुडिकेशन जहाँ से अपील लाई करती है एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, ठीक है। अगर किसी ऑर्डर से हम अपील कर रहे हैं और ऐसी कोई जजमेंट कोर्ट ने पास किया, ऐसा कोई एडजुडिकेशन आया है जिसमें कि अपील इसी तरह से लाई हो रही है जैसे कि हम किसी ऑर्डर से अपील करते हैं, वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई ऑर्डर आया है फॉर द डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, क्योंकि डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट जनरली कब होता है,
जब कोई भी पार्टी, जैसे प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया बट हियरिंग पे वो नहीं आता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, पार्टी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है नॉन अपीयरेंस का, इसीलिए कोर्ट जो है उसके सूट को जो है डिसमिस कर देती है फॉर डिफ़ॉल्ट। तो ये दो चीज़ें डिक्री नहीं होंगी। और अभी क्या है, ए डिक्री इज प्रिलिमिनरी। देखो प्रिलिमिनरी कब होता है, जब कोई फर्दर प्रोसीडिंग अभी भी लेनी है, ठीक है, सूट का कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ होने से पहले अभी भी कोर्ट को फर्दर प्रोसीडिंग्स करनी है, उसे हम प्रिलिमिनरी बोलते हैं। और वो फाइनल कब हो जाती है, जबकि ऐसी एडजुडिकेशन जो सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दे, ठीक है। अब हमारी जो क्या है डिक्री है, वो पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और पार्टली फाइनल भी हो सकती है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं असेंशियल एलिमेंट्स। हमारे डिक्री के असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या होगा, कोर्ट का एक एडजुडिकेशन ही तो होगा जिसे कोर्ट फॉर्मली एक्सप्रेस करेगी, ठीक है। और वो एडजुडिकेशन कहाँ होएगा, एप्लीकेशन पे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन जनरली ऑन मेरिट्स पे डिसाइड नहीं होती है, वो प्राइमा फेसाई कोर्ट उसे प्राइमा फेसाई भी जो है डिसाइड कर सकती है। बट ऐसा एडजुडिकेशन कहाँ होगा जिसमें कि कोर्ट उसे फॉर्मली एक्सप्रेस करेगी, हमेशा सूट में ही होगा, ठीक है। और ये क्या डिटरमाइन करेगा, राइट्स ऑफ द पार्टीज, किसके रिगार्डिंग, टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन द कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट। क्योंकि दो पार्टी हैं, कोर्ट में आई है, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रोवर्सी है, उसे तो लेकर कोर्ट में आई है ना, तो कोर्ट क्या करेगी, उनकी कॉन्ट्रोवर्सी को, जो भी उनके राइट्स या ऑब्लिगेशंस हैं उसको डिसाइड करेगी, ठीक है। अब ये जो डिटर्मिनेशन होगा ये कैसा होगा, एक कंक्लूसिव नेचर का होगा, तभी क्या आएगी, डिक्री आएगी। वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। और इस एडजुडिकेशन का क्या होगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा। तो ये हमारे 5 असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि डिक्री के होते हैं। अब हम इन्हें डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, एडजुडिकेशन। सी एडजुडिकेशन होता क्या है, किसी भी कोर्ट के डिसीजन को डिक्री होने के लिए क्या होना चाहिए, एक एडजुडिकेशन होना चाहिए। अब एडजुडिकेशन क्या होता है, जुडिशियल डिटर्मिनेशन। जुडिशियल डिटर्मिनेशन भी क्या होता है, जब कोर्ट ने दोनों पार्टीज के एविडेंसेस को देखकर अपनी कोई फाइंडिंग दी है, ठीक है, वो एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट बिटवीन द parties who have come before the court. If there is no judicial determination of any matter in dispute, it is not a decree. अगर कोई भी चीज़ कोर्ट ने ऑन मैरिट्स डिसाइड नहीं की है, यानी कि उसको जुडिशली डिटरमाइन नहीं किया है, तो वो डिक्री नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसे डिसीजन जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के होते हैं, या फिर ऐसा कोई ऑर्डर है जो कि डिसमिसिंग ए सूट फॉर डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस है, जो डिसमिसल ऑफ डिफ़ॉल्ट भी माना जाता है। कोई अपील डिसमिस कर दी है कोर्ट ने फॉर वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेन, कि भाई कोर्ट पार्टी ने जो है कोर्ट में आके या तो प्रोसीड नहीं किया है या फिर एब्सेंट रही है अपनी हियरिंग पे, उसे हम क्या नहीं मानेंगे, डिक्री नहीं मानेंगे, क्योंकि इस तरह के मैटर जो हैं वो जुडिशियली डिटरमाइन नहीं होते हैं, ठीक है। अगर पार्टी एब्सेंट ही रही है तो फिर जब आगे वो प्रोसीड ही नहीं करेगी तो कोर्ट उसे जुडिशियली डिटरमाइन कैसे करेगी, उसकी साइड से तो कोई एविडेंस आएगा ही नहीं। वो वहीं पर ही जो प्रिलिमिनरी स्टेज है वहीं पर ही अगर उसका केस डिसमिस हो जाता है तो ऐसे जो ऑर्डर्स होते हैं वो डिक्री नहीं होते। ऐसा जुडिशियल डिटर्मिनेशन किसके थ्रू होना चाहिए, कोर्ट के थ्रू ही होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा ऑर्डर जो कि किसी ऑफिसर ने पास किया है जिसे कि कोर्ट की पावर नहीं है, उसे भी हम क्या कहेंगे, डिक्री नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये एडजुडिकेशन क्लियर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट इज अब ऐसा एडजुडिकेशन कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ सूट में ही ऐसा एडजुडिकेशन होगा। अब देखो इनिशियली क्या हमारा जो सीपीसी है ना, उसमें आप कहीं पर भी देखेंगे सूट की डेफिनेशन डिफाइन है ही नहीं, ठीक है। तो सूट को फर्स्ट टाइम किसने डिफाइन किया था, प्रीवी काउंसिल ने किया था, और किस केस में किया था, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ द देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवे कंपनी लिमिटेड,
इस केस में प्रीवी काउंसिल ने फर्स्ट टाइम सूट को डिफाइन किया था, क्योंकि सूट की डेफिनेशन हमारे पूरे सीपीसी में कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो सूट होता क्या है? एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय द प्रीवी काउंसिल, इट मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग कैसे इंस्टीट्यूट हुई है? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। कोई भी सूट जो है, सिविल सूट, वो कैसे इंस्टीट्यूट होता है? प्लेंटिव सबसे पहले क्या फाइल करेगा कोर्ट में? प्लेंट करेगा। ठीक है, तो उसकी जो सिविल प्रोसीडिंग है वो इंस्टीट्यूट हो गई है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। इट मीन्स दैट व्हेन देयर इज नो सिविल सूट, देयर इज नो डिक्री। अगर कोई सिविल सूट ही नहीं है, पार्टी ने जो है प्लेंट ही फाइल नहीं करी है, तो सिविल सूट ही नहीं आया। अब सिविल सूट ही नहीं आया तो क्या है? डिक्री ही नहीं आई, क्योंकि डिक्री तो किस में आ रही है? सूट में आ रही है। ठीक है, और सूट कैसे इंस्टीट्यूट हो रहा है? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। ठीक है, अब कोई एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी फॉर लीव टू स्यू इन फॉर्मा पॉपेरिस, मतलब कि कोई भी पर्सन है जो कि कोर्ट के एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाता है, और उसने एप्लीकेशन लगाई है कि मैं एक मैं एक पुअर पर्सन हूँ और जो है मैं कोर्ट के एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए जो है मुझे मैं कोर्ट की फ़ी ना भर पाऊँ, या फिर मैं जो हमारे लिटिगेशन के एक्सपेंसेस हैं मैं उसको बियर नहीं कर पा रहा, मुझे उसके लिए एग्जैम्प्ट कर दो। अगर कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है कि नहीं, क्योंकि कोर्ट क्या करेगी, उस एप्लीकेशन को जब उसकी पे हियरिंग होगी तो उसके जो भी रिकॉर्ड्स होंगे कि भाई उसके नेम पे कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर तो नहीं है, वो सब चीज़ें देखकर अगर कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है तो वो क्या होगा? वो डिक्री नहीं होगा। क्योंकि वो डिक्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एप्लीकेशन एक सूट नहीं है। ठीक है, एज देयर इज नो प्लेंट टिल द एप्लीकेशन इज ग्रांटेड। जब तक वो एप्लीकेशन ग्रांट नहीं होगी, जैसे ही वो एप्लीकेशन ग्रांट हो जाती है वो एक प्लेंट बन जाएगी। ठीक है, प्लेंट बन जाएगी तो एक सिविल सूट इंस्टीट्यूट हो गया। और अगर वो इनिशियली ही रिजेक्ट हो जाती है वो एप्लीकेशन कि भाई नहीं, यू हैव सफिशिएंट मीन्स टू ऑन योर लिटिगेशन एक्सपेंसेस एंड टू पे द कोर्ट फी, देन द कोर्ट दैट एप्लीकेशन विल बिकम this plaint if the application is not rejected. ठीक है, if it is rejected then it is not a decree. अगर कोर्ट ने मान लिया, if court has admitted that the person is poor and is unable to bear the court expenses, then this application has become the plaint because the application has been granted. But what if the court has rejected the application? How the court is rejecting? Because the person who has filed that application for being a forma pauperis is not a forma pauperis and has sufficient means to bear the court expenses and the litigation expenses, and his application is rejected. In that case, that will not be considered as the plaint, right? You should know the difference between these two, right? अभी क्या करते हैं, देखो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जिसमें कि एप्लीकेशन को सूट माना गया है। वो कौन कौन सी प्रोसीडिंग है जिसमें आप सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करते हैं, आप एक जो कोर्ट में जो सिविल सूट जो प्रोसीड किया है आपने अंडर दीज एनेक्टमेंट्स, वो आपने प्लेंट फाइल करके नहीं किया है, इवन एक एप्लीकेशन फाइल करके किया है। तो वो कौन कौन सी प्रोसीडिंग है? इंडियन सक्सेशन एक्ट में आप प्लेंट नहीं फाइल करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट में, लैंड एक्विजिशन एक्ट में और आर्बिट्रेशन एक्ट में, इन एक्ट्स में अगर आप एप्लीकेशन भी फाइल कर रहे हैं तो उसे भी क्या माना जाएगा? सूट ही माना जाएगा। ठीक है, दे आर स्टैट्यूटरी सूट्स, उन्हें स्टैट्यूटरी सूट्स बोला जाएगा। और जो भी डिसीजंस उसमें आएंगे तो वो क्या होंगे? डिक्री होंगे, क्योंकि डिक्री सिर्फ कहाँ आती है? सूट में आती है। ठीक है, अब कोई ट्रिब्यूनल है, उसका डिसीजन जो कि डिस्क्राइब तो करा गया है डिक्री अंडर किसके? जो ट्रिब्यूनल का एक्ट होता है उसके अंडर, बट वो डिक्री नहीं है बाय अ कोर्ट कवर्ड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है आपको कि जो ट्रिब्यूनल है उसने कोई भी डिक्री पास करी है, ठीक है, वो एक डिक्री पास बाय अ ट्रिब्यूनल तो है, बट वो किस डेफिनेशन में डिक्री नहीं आती? डिक्री पास बाय अ कोर्ट विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट इज
नेक्स्ट है हमारा राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। भाई पार्टीज के क्या क्या राइट्स हैं ऐसे जिन पे कि उनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, अब देखो जो एडजुडिकेशन है कोर्ट का, जो जुडिशियल डिटर्मिनेशन है कोर्ट का, वो हमेशा क्या डिटरमाइन करेगा, राइट ऑफ द पार्टीज। किसके रिगार्डिंग, विद रिगार्ड टू ऑल, जितने भी उनके डिस्प्यूट है सब में, या फिर कोई भी मैटर, ठीक है, जो कि कंट्रोवर्सी में आता है, जिसकी वजह से उन्होंने कोर्ट में सूट फाइल किया है। ठीक है, अब राइट्स का मीनिंग क्या होता है, सब्सटेंटिव राइट्स, नॉट मियरली प्रोसीजरल राइट्स। ठीक है, सब्सटेंटिव राइट्स होने चाहिए, उन पे कोर्ट जो है जुडिशियल डिटर्मिनेशन देगा, जो कि क्या होगा, डिक्री माना जाएगा। अब राइट्स किससे रिलेटेड है, स्टेटस से रिलेटेड, लिमिटेशन, ज्यूरिडिक्शन, फ्रेम ऑफ सूट, अकाउंट्स, ये है राइट ऑफ द पार्टीज अंडर दिस सेक्शन। जो सब्सटेंटिव राइट्स हैं वो हैं ये। ठीक है, अब कोई ऑर्डर है जो कि डिसमिसल ऑफ ए सूट है, किस किस चीज़ की वजह से, डिफ़ॉल्ट ऑफ अपीयरेंस, जो हमने पहले भी पढ़ा है। कोई ऑर्डर आया है डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, वही है कि भाई उसने आगे प्रोसीड ही नहीं किया है, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर दिया है बट आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहा है पर्सन। एंड एन ऑर्डर, कोई ऑर्डर आया है रिफ्यूजिंग लीव टू स्यू इन फॉर्मा पॉपरेस, कि भाई डिजिलेंट, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे आ ही नहीं रहा वर्ड, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट ने पर्सन ने फाइल करी है कि भाई उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है कोर्ट में कोर्ट की प्रोसीडिंग को बियर करने के लिए। ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन अगर कोर्ट रिजेक्ट कर देती है तो वो क्या नहीं होंगी, वो डिक्रीज नहीं होंगी। तो स्पेसिफिक सब्सटेंटिव राइट्स होने चाहिए पार्टीज़ के, जिसपे कि कोर्ट अपना जुडिशियल डिटर्मिनेशन देगी। ठीक है, कैसे राइट्स नहीं होने चाहिए, प्रोसीजरल राइट्स नहीं होने चाहिए, और इस तरह के ऑर्डर्स फॉर डिसमिसल ऑफ सूट, जिसमें कि कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है उसका सूट, वो भी क्या नहीं होंगे, डिक्रीज नहीं होंगे। राइट, अब देखो पार्टीज क्या क्या होती हैं इसमें, जाहिर सी बात है प्लेंट जो फाइल करेगा वो प्लेंटिफ है, जो उसका रिप्लाई देगा, रिटन स्टेटमेंट देगा, वो कौन होगा, डिफेंडेंट होगा। ठीक है, अभी ऐसा कोई कोर्ट ने ऑर्डर किया है जो कि किस एप्लीकेशन पे आए हैं, जो एक थर्ड पार्टी ने एप्लीकेशन लगा दी है। ठीक है, जो कि ना तो प्लेंटिफ है ना ही डिफेंडेंट है, ही इज़ कम्प्लीटली अ स्ट्रेंजर टू द सूट, वो एक डिक्री नहीं आएगा। ठीक है, जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में सूट चल रहा है और कोई भी थर्ड पार्टी उससे अफेक्ट हो रही है इन एनी केस, ठीक है, बट ही इज़ द स्ट्रेंजर टू द सूट, बिकॉज उसके कोई सब्सटेंटिव राइट्स नहीं है सूट में। ठीक है, वो कॉन्ट्रोवर्शियल राइट्स नहीं है उसके सूट में, तो उस पर जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो डिक्री नहीं होगा। राइट, अब जो इंटरप्लेडर सूट्स होते हैं, ठीक है, द कंटेस्टिंग डिफेंडेंट्स विल बी डीम्ड टू बी द पार्टी टू द सूट। देखो इंटरप्लेडर सूट क्या होते हैं, इसमें डिफेंडेंट और डिफेंडेंट के बीच में सूट होता है। प्लेंटिफ सूट फाइल करेगा कि भाई मुझे इन दोनों डिफेंडेंट्स में किसका पैसा देना है, ये इसी के लिए होता है कि भाई कोर्ट डिसाइड करेगी भाई आपने इस पर्सन का पैसा इसको देना है या फिर इसका पैसा इसको देना है। इसे बोलते हैं इंटरप्लेडर सूट, कि भाई प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट फाइल नहीं कर रहा, उसने दो डिफेंडेंट्स बनाए हैं और उसमें की कोर्ट क्या कर रही है, ये डिसाइड कर रही है कि आपको भाई डिफेंडेंट नंबर वन के अगेंस्ट आपकी ऑब्लिगेशन है या डिफेंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट आपकी ऑब्लिगेशन है। जैसे ही ये डिसाइड हो जाएगा तो प्लेंटिफ विल बी आउट फ्रॉम द सूट। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि D1 के अगेंस्ट प्लेंटिफ को ऑब्लिगेटरी मान लिया गया है और D2 के अगेंस्ट, तो यहाँ पर ये प्लेंटिफ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डिफेंडेंट बन जाएगा। राइट, तो दे विल बिकम party to the suit. The defendants will become party to the suit in the case of interpleader suit. अब जो interlocutory orders आते हैं on the matters of procedure which do not decide the substantive rights of the parties, भाई substantive rights ही decide होंगे तभी तो डिक्री आएगी। ठीक है, अब substantive rights ही नहीं decide कर रही है कोर्ट, तो डिक्री कैसी होगी, नहीं डिक्री। Similarly, the proceedings preliminary to the institution of a suit also will not be included in the डेफिनेशन। कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स अगर हुई हैं जो कि सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले हुई है बिटवीन द पार्टीज, जैसे कई बार ऐसा होता है कि भाई आउट ऑफ द कोर्ट कुछ सेटलमेंट के लिए अगर पार्टीज गई हैं या आइदर थ्रू द कोर्ट और बाय देयर ओन,
तो उस तरह की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इसमें नहीं आएंगी, सूट में नहीं मानी जाएगी, और उसको क्या है, डिक्री भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन। भाई जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी, जो भी जुडिशियल डिटर्मिनेशन होगा कोर्ट का, चाहे वो प्रिलिमिनरी डिक्री में हो या फिर फाइनल डिक्री में हो, वो क्या होना चाहिए, कंक्लूसिव नेचर का होना चाहिए। See, the determination must be final and conclusive as regards the court which passes it। भाई जिस कोर्ट ने उसको पास किया है, ठीक है, वो उसको कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ कर दे, यानी कि उसका जो है कंक्लूसिवली राइट्स को, सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमाइन कर दे। जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ये राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिसाइड नहीं करते हैं, तो इन्हें हम डिक्री नहीं मानेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एक ऑर्डर है विच इज़ रिफ्यूजिंग एन एडजर्नमेंट और एन ऑर्डर स्ट्राइकिंग आउट डिफेंस ऑफ अ टेनेंट अंडर द रेलिवेंट रेंट एक्ट, और एन ऑर्डर passed by the appellate court deciding some issues and remitting other issues to the trial court for the determination under order 41 rule 23 of the court। these are not decrees, क्योंकि ये राइट्स ऑफ द पार्टीज को कंक्लूसिवली नहीं डिटरमाइन करती। क्या क्या चीज़ें हैं, देखो, अगर कोर्ट ने जो है अर्जर्नमेंट देने से रिफ्यूज़ कर दिया, अगर किसी टेनेंट का डिफेंस जो है स्ट्राइक आउट कर दिया, ठीक है, एपिलेट कोर्ट ने जो है कोई भी इशू जो है डिसाइड ना करके, जो लोअर कोर्ट है जहाँ से कि जिस जजमेंट पे अपील हुई है वहीं पर ही रेमिट कर दिया, यानी कि ट्रायल कोर्ट में रेमिट कर दिया फॉर द डिटर्मिनेशन, कि भाई आप अपने मैटर को दोबारा से डिटरमाइन करो, उसे भी हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें पार्टीज़ के जो राइट्स है वो सब्सटेंटिव राइट्स जो है कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड an order may determine conclusively the rights of the parties although it may not dispose of the suit। ऐसे भी ऑर्डर होते हैं जो कि कंक्लूसिवली राइट्स ऑफ द पार्टी को डिसाइड कर देते हैं, पर जो हमारा सूट है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। यानी कि जैसे कि ऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर है डिसमिसिंग एन अपील समरली अंडर ऑर्डर 41 ऑफ द कोड और होल्डिंग इट टू बी नॉट मेंटेनेबल। ठीक है, या तो समरली डिसमिस कर दिया या भी ये बता दिया कि भाई आपकी अपील जो है मेंटेनेबल नहीं है, या फिर ऐसा कोई डिसीजन है जो डिसमिसिंग अ सूट फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ है। दीज आर डिक्रीज, ये जो है ये भी डिक्रीज होंगे इन एज मच एज दे डिसाइड कंक्लूसिवली द राइट्स ऑफ द पार्टीज। ठीक है, सूट चाहे डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, बट ऐसे ऑर्डर जिन्होंने राइट्स ऑफ द पार्टीज को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया है वो डिक्री ही माने जाएंगे। ठीक है, उसमें चाहे कोई अपील डिसमिस हो गई है समरली, ठीक है, भाई अभी तक उसको हियर ही नहीं किया है अपील को, या फिर कोई चीज़ मेंटेनेबल ही नहीं है, कोई सूट डिसमिस हो गया कोर्ट में कि क्यों हो गया कि भाई आपने जो है पार्टी ने सूट तो फाइल कर दिया पर वो एविडेंस नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो वो कंक्लूसिवली जो है राइट्स तो डिटरमाइन कर दिए ना कोर्ट ने कि पार्टी के कि भाई ठीक है जो भी राइट्स थे, कंट्रोवर्शियल राइट्स थे, वो डिसाइड हो चुके हैं। हालांकि अभी जो सूट है हमारा वो अभी डिस्पोज ऑफ होना बाकी है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिक्री ही कहेंगे। नेक्स्ट इज फॉर्मल एक्सप्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी, जो भी एडजुडिकेशन होगा कोर्ट का वो उसका एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमारे पीछे शेड्यूल दिए हुए हैं उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, फॉर्म्स गिवन हैं जो कि वो कंपाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ जो जैसे कोर्ट डिक्री बनाएगी तो एक जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसी में ही वो डिक्री होनी चाहिए। इट मस्ट बी डेलिबरेट एंड गिवन इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ। डेलिबरेट होना चाहिए, एक प्रॉपर लगना चाहिए कि कोर्ट ने केस को पढ़ के जो है अपना डिसीज़न दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा लगे उसको देखने से ही कि भाई कोर्ट ने अपना माइंड ही अप्लाई नहीं किया है इसमें। ठीक है, जो डिक्री है वो हमेशा कहाँ से आएगी, जजमेंट से आएगी और हमेशा सेपरेटली ड्रॉन होगी। यानी कि जब भी केस डिसाइड होता है तो पहले उसकी जजमेंट आती है, फिर उसकी डिक्री आती है। जब आप जजमेंट और डिक्री का डिस्टिंक्शन पढ़ेंगे ना, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है। जजमेंट में आपका ना सब कुछ होगा, भाई प्लेंटिफ का क्या सूट था, डिफेंडेंट का क्या रिप्लाई था,
क्या इन दोनों के एविडेंसेस थे, कितने जो है विटनेसेस अपीयर हुए, क्या आर्ग्यूमेंट करी पार्टी ने, क्या कोर्ट की फाइंडिंग है, तब जाके कोर्ट अपना जजमेंट देती है। और जो डिक्री होती है ना, ये जजमेंट से अलग होती है, ये हमेशा सेपरेटली ड्रॉन होती है, ठीक है। If a decree is not formally drawn up in the terms of the judgment, no appeal lies from that judgment। और ये जो डिक्री है, ये कहीं ना कहीं जजमेंट को ही दिखाए कि भाई हमारी जो डिग्री है वो उसमें क्या होगा, जो कोर्ट ने डिसाइड किया अपनी जजमेंट में, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड हमारी डिग्री होगी। ये थोड़ा ही कि जजमेंट में तो कोर्ट ने कुछ और डिसाइड कर दिया, डिग्री में आके उसको रिवर्स कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा डिग्री इसको ही ड्रॉन अप करेगी, जजमेंट को, ठीक है, तभी अपील लाई होगी, अदरवाइज अपील लाई नहीं होगी। नेक्स्ट इज टेस्ट। अभी टेस्ट किस चीज़ का, कि भाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो डिक्री है या नहीं। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शुड टेक इनटू अकाउंट द प्लीडिंग्स लीडिंग अप टू द पासिंग ऑफ द ऑर्डर। कोर्ट अपने क्या देखेगी, जो प्लीडिंग्स है वही देखेगी कि भाई उसमें कोर्ट ने किस तरह से उसको पास किया है ऑर्डर को, क्या क्या प्लीडिंग्स रही है पार्टीज़ की, ठीक है। अब आता है हमारा डिसीजंस जो कि डिक्रीज़ है। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि डिक्री ही माने जाएंगे, कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो डिक्री नहीं होते, तो हम उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। सी, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, ये हमारा एग्जाम्पल है कि ये डिक्री हमारा होगा। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, लिमिटेशन की वजह से अगर डिसमिस हो गई है तो क्या होगा, वो डिक्री होगा। डिसमिसल ऑफ सूट और अपील फॉर वांट ऑफ एविडेंस और प्रूफ, पार्टीज एविडेंस ही नहीं दे पा रही है, कोई प्रूव ही नहीं कर पा रही है अपने सूट या अपील को, तो वो डिक्री होगा। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, ठीक है, इसमें आ जाएगा, इसमें वो एप्लीकेशन भी आ जाएगी जो कि किसी पर्सन ने फाइल की थी टू स्यू द केस एज फॉर्मा पॉपरिस, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था एंड देन ही इज़ नॉट पेइंग, कि थोड़ा बहुत तो उसको जो भी लीगल एड से वट एवर इज़ रिक्वायर्ड तो वो तो उसे पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन इज़ ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट कोस्ट और इंस्टॉलमेंट, ये हमारा क्या होगा, डिक्री होगा, क्योंकि राइट तो डिटरमाइन हो ही रहे हैं ना यहाँ पे कि भी किस पार्टी को जो है कोस्ट देनी है, किसको इंस्टॉलमेंट देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्कीम अंडर सेक्शन 92 ऑफ द कोड, ऑर्डर होल्डिंग अपील नॉट मेंटेनेबल, ऐसा कोई ऑर्डर कि भी आपकी अपील ही मेंटेनेबल नहीं है, वो क्या होगा, डिक्री होगा। अब राइट टू स्यू डज नॉट सर्वाइव, आपका राइट ही नहीं है कि आप कोई भी केस को फाइल करो, ठीक है, आप केस ही फाइल करो, ऐसा कोई राइट ही नहीं है, दैट विल बी अ डिक्री। ऑर्डर होल्डिंग दैट देर इज़ नो कॉज ऑफ एक्शन, कि भी आपने प्लेंट तो फाइल कर दी, उसमें कॉज ऑफ एक्शन भी दिखा दिया, बट ऐसा कॉज ऑफ एक्शन आप प्रूव ही नहीं कर पाए, है ही नहीं उसमें, या फिर प्लेंट में आपने कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं लिखा, दैट इज़ ऑल्सो अ डिक्री। लोक अदालत कोई भी अवार्ड पास करेगी तो वो भी क्या होगा, डिक्री माना जाएगा। अब पढ़ते हैं जो डिसीजंस जो कि डिक्री नहीं है, उसके एग्जाम्पल्स करते हैं। सी, डिसमिसल ऑफ अपील फॉर डिफॉल्ट, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर टू टेक अकाउंट्स, ऑर्डर ऑफ रिमांड, रिमांड क्या होता है, कोई सुपीरियर कोर्ट से कोई इन्फीरियर कोर्ट में कोई चीज केस को आना, केस का वापस आना फॉर द डिटर्मिनेशन, उसे बोलते हैं रिमांड। ऑर्डर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग इंटरिम रिलीफ, ठीक है। रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट, कि भाई आपने प्रॉपर कोर्ट में ही प्रेजेंटेशन नहीं किया है प्लेंट का, तो कोर्ट क्या करती है, उसको रिटर्न कर देती है प्लेंटिफ को, कि भाई आप प्रॉपर कोर्ट में जाइए और वहाँ फाइल करिए, तो उस तरह की भी डिसीजन को डिक्री नहीं माना जाएगा। सूट डिसमिस हो गया है अंडर ऑर्डर 23 रूल 1, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, वो भी डिक्री नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर होल्डिंग एन एप्लीकेशन टू बी मेंटेनेबल, वो भी आपका डिक्री नहीं माना जाएगा। ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल, ऑर्डर डायरेक्टिंग असेसमेंट ऑफ मीन प्रॉफिट्स, ये भी आपके डिक्री नहीं माने जाएंगे। तो आपको ना ये सारे डिक्री डिसीजंस विच आर डिक्रीज एंड ये 10 एग्जाम्पल्स इसके हैं और 10 एग्जाम्पल्स इसके हैं कि भाई कौन से एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशंस ऐसी हैं जो कि डिक्रीज हैं और जो डिक्रीज नहीं हैं। ये आपको 100% आपको लर्न होनी चाहिए। यहाँ से आप अपने जो है, अगर आपका कोई प्रिलिमिनरी एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट,
ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं क्लासेस ऑफ डिक्रीज। अब देखो डिक्रीज के कितने क्लास होती है, 3 क्लासेस होती हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। ठीक है, अब देखते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री होता क्या है। देखो कोर्ट का एडजुडिकेशन जो क्या डिसाइड कर रहा है, राइट्स ऑफ द पार्टी तो डिसाइड करेगा ही, किसके रिगार्डिंग टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, बट उसमें सूट जो है कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है, उसको क्या कहेंगे, प्रिलिमिनरी डिक्री कहेंगे। वंस द कोर्ट पासिस अ प्रिलिमिनरी डिक्री, कोर्ट ने प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर दी, ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू पास फाइनल डिक्री, तो कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है फाइनल डिक्री को वही कोर्ट पास करे जिसने कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास की है। यानी कि ट्रायल कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट जूनियर जुरिडिक्शन ने जो है प्रिलिमिनरी डिक्री पास करी है, तो ये नहीं है कि अब कोर्ट का जुरिडिक्शन चेंज हो जाएगा, सिविल कोर्ट जूनियर डिवीज़न ही जो है फाइनल डिक्री को पास करेगा। The law of limitation has no application in as much as the decree holder seeks no new and fresh relief। इसमें फाइनल डिक्री के लिए जो भी पार्टी है जिसके भी फेवर में सूट आया है, ठीक है, वो कभी भी अप्लाई कर सकती है, इसमें कोई जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि भाई इसमें पार्टी के कोई नए राइट या फिर नए जो रिलीफ हैं वो अराइज नहीं होते हैं, इसलिए इसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिवन नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर कहीं पर फाइनल डिक्री के लिए जो प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन फाइल करी है, प्लेंटिफ डिक्री होल्डर ने, आफ्टर मोर देन 20 ईयर्स इट वाज हेल्ड मेंटेनेबल। एक केस ऐसा आया था जिसमें कि 20 साल के बाद जो है पार्टी ने फाइनल डिक्री के लिए अप्लाई किया था, तो उसको मेंटेनेबल माना गया था। मेंटेनेबल माना गया था इसी रीज़न की वजह से कि भाई आप कोई नया रिलीफ नहीं मांग रहे हैं, ना ही आपका नया कोई राइट अराइज हुआ है, तो इसीलिए जो फाइनल डिक्री है उसके लिए कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं है। अब देखो ऐसे कुछ सूट्स हैं जिसमें कि प्रिलिमिनरी डिक्री पास होती है। कौन कौन से हैं वो सूट, जैसे कि सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स अंडर ऑर्डर 20 रूल 12। अगेन दीज आर द एग्जांपल्स एंड यू शुड रिमेंबर एंड लर्न दीज। ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है कि भाई आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, आपको समझ तो आ जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू लर्निंग तो यू हैव टू लर्न ओनली, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सूट है, आप कैसे कर सकते हो, इसको सीक्वेंस में लर्न करोगे तो आपको इजी होगा। अब जैसे ये दिया हुआ है ऑर्डर 20 के 3, 4, 5, 6 आपको इसमें दिए हुए हैं सूट्स जिसमें कि प्रिलिमिनरी डिक्री होती है ऑर्डर 20 के। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर 20 रूल 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं है, 18 आएगा। ठीक है, ऐसे आप सीक्वेंस में कर सकते हो। कौन कौन से हैं वो, सूट फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन सूट, सूट्स फॉर प्रीएम्पशन, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सूट्स फॉर अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, सूट फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन। ये ऑर्डर 20 के ऐसे सूट्स हैं जिसमें कि प्रिलिमिनरी डिग्री पास होगी ही होगी। अब आते हैं ऑर्डर 34 के। इसमें जो ये देखो यहाँ पर आर लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने आर लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम मल्टीपल रूल्स की बात करते हैं तो हम लिखेंगे आर। ठीक है, जब सिंगल रूल की बात करेंगे तो लिखेंगे हम आर। तो यहाँ पर आर यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल रूल्स हैं, जैसे 2 and 3, 4 and 5, 7 and 8। ठीक है, तो ये कौन कौन से होंगे, फोरक्लोजर ऑफ अ मॉर्टगेज, सेल ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी और रिडेम्पशन ऑफ अ मॉर्टगेज। ये हमारे सूट्स ऐसे हैं जिसमें कि कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगा ही करेगा। नेक्स्ट इज, ये लिस्ट कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ठीक है, और कोर्ट जो है किसी भी केस में डिक्री पास कर सकता है प्रिलिमिनरी, जो कि क्योंकि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, दिस इज़ कि आपको मतलब इन केसेस में तो प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी ही आएगी। ठीक है, और भी केसेस ऐसे हो सकते हैं जो कि कोर्ट को लगता है कि इसमें प्रिलिमिनरी डिक्री पास करनी चाहिए और वो कोर्ट पास करती है। तो ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। अब एक हम केस करेंगे फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल, 1967 का केस है। किसने डिसाइड किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इस केस में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, जो पार्टीशन सूट्स होते हैं इसमें मोर देन 1 प्रिलिमिनरी डिक्री भी पास
हो सकती है इफ़ द सर्कमस्टांसिस जस्टिफाई द सेम। ठीक है, यानी कि अभी पार्टीशन सूट हमने पीछे पढ़ा ना, ऑर्डर 20 में पढ़ा था हमने। सी पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन, इसमें क्या आएगी हमारी प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी। बट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल में क्या कहा कि पार्टीशन सूट में एक से ज़्यादा भी प्रिलिमिनरी डिक्री आ सकती है अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हो रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय अ प्रिलिमिनरी डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री से कोई पार्टी अग्रीव है, ठीक है, और वो अपील नहीं करता है उस डिक्री से, प्रिलिमिनरी डिक्री से उसने अपील नहीं करी, बीइंग एग्रीव्ड, तो क्या होगा, वो फाइनल डिक्री को भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ही शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस इन एनी अपील विच मे बी प्रेफर्ड फ्रॉम द फाइनल डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री आई, उसमें किसी पार्टी को ग्रीवेंस है, ठीक है, वो अपील नहीं करती है, अब उसी के बेस पे फाइनल डिक्री आ गई। अब फाइनल डिक्री की वो जो अपील कर रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि जो प्रिलिमिनरी डिक्री थी वो डिस्प्यूटेड थी, उसमें कोई एरर था या कुछ भी, मतलब वो किसी भी रीज़न की वजह से वो उसको जो है वहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसने उस जो उसका टाइम फ्रेम था उसमें अगर अपील नहीं करी है उसने अगेंस्ट द प्रिलिमिनरी डिक्री। अब देखो, since the passing of a preliminary decree, it is only a stage prior to the passing of a final decree if an appeal प्रेफर्ड अगेंस्ट अ प्रिलिमिनरी डिक्री सक्सीड्स। अब मान लो कि उसने अपील कर दी और वो सक्सीड भी हो गया, तो जो फाइनल डिक्री होगी ना वो ऑटोमेटिकली इट हैज़ नो वैल्यू। ठीक है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि जब प्रिलिमिनरी डिक्री ही अपील में रिवर्स हो गई है तो फाइनल डिक्री का क्या मीनिंग है, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम नल एंड वॉइड, इट विल ऑटोमेटिकली फॉल्स टू द ग्राउंड फॉर देयर इज नो प्रिलिमिनरी डिक्री देयर आफ्टर टू सपोर्ट इट। क्योंकि प्रिलिमिनरी डिक्री ही जब चैलेंज हो गई है, रिवर्स हो गई है, तो फाइनल डिक्री को सपोर्ट करेगा कौन, कोई भी नहीं, तो वो जो है प्रिलिमिनरी डिक्री ही जो अपील में रिवर्स हुई है उसे ही फाइनल माना जाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी इन सच अ केस फॉर द डिफेंडेंट्स टू गो टू द कोर्ट पासिंग द फाइनल डिक्री एंड आस्क इट टू सेट असाइड द फाइनल डिक्री। जब आपकी प्रिलिमिनरी डिक्री ही रिवर्स हो गई है अपील में, तो फाइनल डिक्री की अपील करने का देयर इज नो मीनिंग, राइट। नेक्स्ट, अब आता है हमारा फाइनल डिक्री, सेकेंड टाइप ऑफ डिक्री। देखो, ए डिक्री में बी सेड टू बी फाइनल इन टू वेज, दो तरीके से फाइनल हो सकती है, कौन कौन सी है वो, जबकि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में कोई अपील फाइल नहीं हुई है, ठीक है, अगेंस्ट द डिक्री और द मैटर हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द डिक्री ऑफ द हाइएस्ट कोर्ट। सी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड में जब कोई अपील नहीं होगा तो वो जो डिक्री है वो ऑटोमेटिकली जो है फाइनल बन जाती है, ठीक है। व्हेन द डिक्री सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट पासिंग इट completely disposes of the suit, of course, and finally settles all the question in the controversy between the parties. Sorry, students. Just a minute. जबकि वो सारे जितने भी उसके राइट्स ऑफ द पार्टीज इन कंट्रोवर्सी थे, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे डिसाइड हो गए हैं और अब कुछ भी डिसाइड करना बाकी नहीं रह गया है, तो हम उसे क्या कहते हैं, फाइनल डिक्री। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप बार बार पढ़ चुके हो। एक नया पॉइंट जो इसमें ऐड हुआ है वो है ये कि अगर कोई भी अपील फाइल नहीं करेगा, जैसे डिक्री आ गई है, ठीक है, विद इन द टाइम फ्रेम जो भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसमें अपील फाइल नहीं होता है, होती है, तो दैट विल बिकम द फाइनल डिक्री। ठीक है, और ये फाइनल डिक्री ही है जो कि एग्जीक्यूटेबल है। एग्जीक्यूशन किसकी होगी, हमेशा फाइनल डिक्री की ही होगी। प्रिलिमिनरी डिक्री एग्जीक्यूटेबल नहीं होती है अनलेस एंड अनटिल फाइनल डिक्री इज अ पार्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी डिक्री, राइट। एग्जीक्यूट क्या होगा, फाइनल डिक्री एग्जीक्यूट होगी, प्रिलिमिनरी डिक्री कभी एग्जीक्यूट नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं होती, कब तक नहीं होती, जब तक वो फाइनल डिक्री का कोई पार्ट नहीं बनता, जब तक अगर उनमें कोई इंटरलिंकिंग है तभी वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी है, इफ़ द अमाउंट फाउंड ड्यू टू द डिक्री होल्डर इज डिक्लेयर्ड and the manner in which the amount is to be paid has also been laid down, the decree is a final decree। देखो,
केस फाइल हुआ, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट कि भाई इसको मेरा कुछ पैसा देना है, ठीक है, और कोर्ट ने डिसाइड भी कर दिया कि येस डिफेंडेंट इज लाइबल टू पे द प्लेंटिफ द मनी विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्लेंट, ठीक है, और मैनर भी डिसाइड कर दिया कि भाई ये पैसा डिफेंडेंट जो है इंस्टॉलमेंट में देगा या फिर एक ही टाइम पर पेमेंट कर देगा, ठीक है, डाउन पेमेंट करेगा, चेक से देगा, कैश देगा, या फिर कोर्ट में देगा, या अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेगा। तो ये सब चीज़ें अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो दैट मीन्स कि कोर्ट ने कंक्लूसिवली इस केस को डिसाइड कर दिया, तो ये फाइनल डिक्री मानी जाएगी। सिमिलरली अ डिक्री पास्ड बाय अ सम representing past and future mean profits at a particular rate without directing any further inquiry, it is a final decree, ठीक है, मीन प्रॉफिट्स हैं उसके बारे में कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, पास्ट एंड फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स भी कोर्ट ने डिसाइड कर दिए हैं, तो वो क्या होगी, वो भी एक फाइनल डिक्री मानी जाएगी, ठीक है। Thus, where a decree passed by a special court did not contemplate any further proceeding, the decree, even though described as a preliminary decree, in substance was a final decree. स्पेशल कोर्ट है, ठीक है, अब स्पेशल कोर्ट ने भी आगे कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं वो कंटेम्पलेट हो रही है, यानी कि जो डिक्री कोर्ट ने दी है स्पेशल कोर्ट ने, वहाँ से कोई फर्दर प्रोसीडिंग होने का चांस नहीं बन रहा है, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट नहीं हो रहे या फिर कंटेम्पलेट नहीं कर पा रहे, आप स्पेकुलेट नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्या मानी जाएगी, प्रिलिमिनरी फाइनल डिक्री ही मानी जाएगी, ठीक है। अब ये केस था सुप्रीम कोर्ट का शंकर वर्सेस चंद्रकांत, 1995 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई ये सेटल्ड लॉ है कि एक से ज़्यादा फाइनल डिक्री भी पास करी जा सकती है। जो हमने लास्ट केस पढ़ा था वो भी सुप्रीम कोर्ट का था, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। उसमें कोर्ट ने कहा था कि भाई किसी भी केस में एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री पास हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर इस केस में कोर्ट क्या कह रहे हैं कि भाई एक से ज़्यादा फाइनल डिक्री भी पास हो सकती है। तो भी ये नहीं कह सकते हम, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि भी किसी भी मान लो एग्जाम्पल दे दिया आपको जो हमने प्रिलिमिनरी डिक्री के किए थे कि भाई इनमें हम एक से ज़्यादा डिग्री पास कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी डिग्री पास कर सकते हैं, तो आंसर इज़ यस। जो पार्टीशन के सूट होते हैं उसमें एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री पास हो सकती है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ केसेस ऐसे हैं, ठीक, जिसमें कि हम एक से ज़्यादा फाइनल डिग्री को पास कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। ये क्या होती है, ए डिग्री में बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। फॉर एग्जाम्पल इन ए सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मीन प्रॉफिट्स, ठीक है, किसी पार्टी ने पोजेशन का सूट फाइल किया है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसको मेन प्रॉफिट्स भी चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोर्ट डिक्री पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पोजेशन भाई किसके फेवर में पोजेशन जाएगा, ठीक है, और डायरेक्ट करती है कि इंक्वायरी इनटू द मेन प्रॉफिट्स, तो जो ये पार्ट है डिक्री का पोजेशन वाला इसे हम फाइनल मान लेंगे, ठीक है। जो कि लेटर पार्ट है वो सिर्फ प्रिलिमिनरी होगा, बिकॉज द फाइनल डिक्री फॉर मीन प्रॉफिट्स कैन बी ड्रॉन आफ्टर इंक्वायरी, क्योंकि यहाँ पर तो मीन प्रॉफिट की भी इंक्वायरी हो रही है ना, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ भाई किस रेट पे डिसाइड करना है, मीन प्रॉफिट्स बनते भी हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है, इसलिए वो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी बोलेंगे, जब तक कि डिसाइड नहीं हो जाता कि व्हाट एग्जैक्ट फिगर ऑफ द मीन प्रॉफिट्स इज टू बी पेड, ठीक है, एंड द अमाउंट ड्यू इज असर्टेन, राइट। इन सच अ केस इवन दो द डिक्री इज ओनली वन, एक ही डिक्री है, उसमें क्या करा है कोर्ट ने, पोजेशन को तो डिफाइन कर दिया है, पोजेशन को तो उन्होंने बता दिया है कि भाई प्लेंटिफ का होगा या डिफेंडेंट का होगा, बट मीन प्रॉफिट्स की इंक्वायरी दी है, तो एक ही डिक्री में क्या हो गया, ये पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो गया और पार्टली फाइनल भी हो गया। अब देखो इनका डिस्टिंक्शन करते हैं क्या होता है। ए प्रिलिमिनरी डिक्री मियरली, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। इट डिक्लेयर्स राइट्स एंड शेयर्स ऑफ द पार्टीज, राइट एंड शेयर तो डिक्लेयर हो गए, बट लीव्स रूम फॉर फर्दर इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड परसुएंट टू द डायरेक्शंस इशूड इन द प्रिलिमिनरी डिक्री। राइट्स डिसाइड हो गए, शेयर ऑफ द पार्टीज डिसाइड होगी, पर अभी भी कुछ इंक्वायरी है जो कि अभी करनी है, ठीक है, तो वो क्या होगी, प्रिलिमिनरी डिक्री होगी। सच इंक्वायरी विल देयरफॉर बी कंडक्टेड, फिर उसके बाद वो इंक्वायरी कंडक्ट होती है, राइट्स ऑफ द पार्टीज डिसाइड होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल डिक्री, राइट।
अब डिस्टिंक्शन करते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री कि भाई वेदर आर्टिफिशियल है, कैसा डिस्टिंक्शन है इनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि भाई जो प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री का जो डिस्टिंक्शन है वो एक आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री में डिले जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो पहले प्रिलिमिनरी डिग्री को आने में इतना टाइम लग गया, ठीक है, अभी उसमें कुछ ऐसा कोर्ट हैज़ लेफ्ट द रूम फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड विच इज़ टू बी कंडक्टेड and then final decree is coming. So ultimately what happened, the party in whose favor the decree has been come, so he is getting the delay for the execution of the decree, right? तो ये जो इनका डिस्टिंक्शन होगा ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन है। नेक्स्ट इज डीम्ड डिक्री। अब देखते हैं डीम्ड डिक्री क्या होती है। ये जो इसका मीनिंग है, द टर्म इज जनरली यूज टू क्रिएट ए स्टैट्यूटरी फिक्शन फॉर द पर्पज एक्सटेंडिंग द मीनिंग विच इज डज नॉट एक्सप्रेसली कवर, कि भाई कुछ ऑर्डर्स को इन्होंने डिक्री नहीं माना है बट फिर भी उनको एक स्टैट्यूटरी एक्सप्रेशन दे दिया गया है कि भाई ये डीम्ड डिक्री मानी जाएगी, ठीक है। एक केस है CIT वर्सेस बॉम्बे ट्रस्ट कॉर्पोरेशन का। इसमें प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा था, व्हेन ए पर्सन इज डीम्ड टू बी समथिंग। डीम्ड का मीनिंग समझा रहे हैं कि डीम्ड का मीनिंग क्या होता है। इसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा कि जब हम किसी पर्सन को डीम्ड टू बी समथिंग मानेंगे, ठीक है, तो उसका एक मीनिंग क्या पॉसिबल होगा कि भाई वो रियलिटी में तो नहीं है, ठीक है, पर जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की एक्ट है वो रिक्वायर करती है उससे कि वो इस तरह से एक्ट करे कि भाई वो उस पोजीशन में है बल्कि वो रियलिटी में नहीं है, राइट। डीम्ड डिग्री का नेचर एंड स्कोप क्या है, वेन एवर द लेजिस्लेचर यूज द वर्ड डीम्ड in any statute in relation to a person or thing, it implies that the legislature after due consideration conferred a particular status or on a particular person or thing। जब भी कोई वर्ड किसी पर्सन और थिंग के साथ डीम्ड वर्ड जुड़ जाएगा तो उसमें क्या है कि भाई पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर हमारा चाहता है कि भाई वो एक पर्टिकुलर स्टेटस है उस पर्सन और थिंग के पास जो कि वो चाह रहा है, जो कि एक्ट और लेजिस्लेचर में दिए गए हैं, ठीक है। अब डिस्टिंक्शन क्या है डिक्री और डीम्ड डिक्री का, जो एडजुडिकेशन है अगर वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के रिक्विजिट्स को फुलफिल नहीं करता है तो उसे हम क्या नहीं कहेंगे, उसे डिक्री नहीं कहेंगे। बट कुछ लीगल फिक्शन की वजह से सर्टेन ऑर्डर्स, लीगल फिक्शन की वजह से सर्टेन ऑर्डर्स और डेटर्मिनेशंस को हम क्या मान लेते हैं, डीम्ड डिक्री अंडर द कोड, ठीक है। अब डीम्ड डिक्री कौन कौन सी है, जो कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 144 जो कि रेस्टिट्यूशन का है, इसे हम डीम्ड डिक्री मानेंगे, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। सिमिलरली एडजुडिकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 58 एंड ऑल्सो अंडर ऑर्डर 21 रूल 98 एंड 100, दीज आर ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रेस्टिट्यूशन का पढ़ते हैं क्योंकि अभी हमने कहा कि ये डीम्ड डिक्रीज है, तो क्या होगा, इवन दो एन ऑर्डर रिजेक्टिंग अ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड द प्लेंटिफ फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट। भाई उसकी प्लेंट रिजेक्ट हुई है पर उसके राइट्स ख़त्म नहीं हुए हैं, वो दोबारा से प्लेंट डाल सकता है, ठीक है, ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। Section 2 subsection 2 of the code specifically provides that rejection of a plaint shall be deemed to be a डिक्री, ठीक है। वो डीम्ड डिक्री है, डिक्री नहीं है क्योंकि वो सेम राइट्स पर सेम उसके राइट्स नहीं मरे हैं, ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन ही कैन फाइल द फ्रेश सूट, ठीक है। द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट मस्ट बी वन ऑथराइज्ड बाय द कोड, कोड ही उसे ऑथराइज करेगा, यानी कि कोड में जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं कि भाई इन ग्राउंड्स पे उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, उन्हीं पर ही उसकी प्लेंट रिजेक्ट होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। इफ इट इज़ नॉट अंडर द कोड द रिजेक्शन विल नॉट अमाउंट टू अ डिक्री, ठीक है। अगर कोई भी ग्राउंड फुलफिल नहीं हुआ है रिजेक्शन का तो उसे हम डीम्ड डिक्री नहीं मानेंगे, यानी कि उसकी प्लेंट टेक्निकली रिजेक्ट नहीं हुई है एंड इट इज़ नॉट अ डीम्ड डिक्री, राइट। एन ऑर्डर रिटर्निंग अ प्लेंट, जब कोर्ट रिटर्न कर देती है प्लेंट टू प्रेजेंट टू द प्रॉपर कोर्ट, और मेमोरेंडम ऑफ अपील, राइट, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ डिक्री। द रीज़न इज़ दैट सच एन ऑर्डर डज नॉट नेगेट, ये नेगेट नहीं करता ना प्लेंटिफ और एपेलेंट के राइट्स को, और ये डिसाइड भी नहीं करता उनके राइट्स को, तो ये डिक्री नहीं होगा, राइट।
रेस्टिट्यूशन, जो कि किस में डिफाइन है, सेक्शन 144 में। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो 144 में डिटरमाइन करती है कोर्ट, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, डीम्ड डिक्री माना जाएगा। ठीक है, दो सच determination is neither made in a suit nor it is drawn up in the form of decree। इसे हम प्रॉपर डिक्री नहीं मान रहे, पर हम इसे लीगल फिक्शन की वजह से हम इसे डीम्ड डिक्री मान रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 144 किससे डील करता है, रेस्टिट्यूशन एंड determination of a question under that section and is included in the definition of decree for the purpose of giving a right of the appeal। इसे डीम्ड डिक्री इसलिए माना गया है ताकि अगर कोई भी पार्टी के अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन डिसाइड हुआ है या रेस्टिट्यूशन का किसी भी पर्सन को लगता है कि भाई वो ग्रीव्ड है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो वो अपील कर सके उसकी, इसीलिए इसको कहा गया है, डेफिनेशन की डिक्री में इसको इंक्लूड किया गया है। Every order under section 144 however is not a decree। It is necessary that such order must have decided the rights of the parties with regard to matters in controversy। मीन्स कि ऐसे क्वेश्चंस जो 144 में हैं जो कि डिक्री की कंडीशंस को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, उन्हें ही डीम्ड डिक्री माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। सीपीसी के अमेंडमेंट एक्ट 1976 से पहले क्या होता था, जो भी क्वेश्चन डिटरमाइन हुए हैं सेक्शन नंबर 47 में, वाज आल्सो एक्सप्रेसली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द डिक्री। वो डेफिनेशन की डिक्री में माने जाते थे, बट अमेंडमेंट के बाद ऐसा हुआ कि भाई जो इस तरह के जो क्या होंगे, क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन होगा, वो हमारी डिक्री को एग्जीक्यूट होने में डिले करेगा, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया। ठीक है, और द कमेटी देयरफॉर रिकमेंडेड टू ओमिट द वर्ड्स सेक्शन 47 or from the definition of decree and such as now a decision under section 47 is not a decree and consequently is not appealable as decree। इसका सिर्फ मेन रीज़न क्या है कि भाई अमेंडमेंट से पहले जो भी क्वेश्चन डिटरमाइन होते थे सेक्शन नंबर 47 में, उनको डिक्री की डेफिनेशन में लिया गया था, अब इनको हटा दिया गया है। द रीज़न बीइंग कि भाई ये डिक्री के एग्जीक्यूशन में डिले कोज कर रहे थे, इसलिए इनको आफ्टर द अमेंडमेंट हटा दिया गया है। नाउ द डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। डिक्री डज नॉट इंक्लूड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, द वर्ड्स it include warrant for prosecution of suit or appeal, default for non appearance or for other reasons। dismissal of default कब होता है, पार्टी अपीयर नहीं हुई है, उसने कोर्ट में आके अपना जो भी अपील है या फिर सूट है उसको फर्दर प्रोसीड नहीं किया है, एविडेंसेस नहीं दिए गए हैं, उस केस में कोर्ट जो है डिफॉल्ट जो वर्ड होगा रिजेक्शन से पहले, डिसमिसल से पहले, वो वर्ड ऐड हो जाएगा। ठीक है, नाउ इज अपीलेबल ऑर्डर्स। ये क्या है, द टर्म डिक्री एक्सप्रेसली एक्सक्लूड करती है एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं उन्हें हम डिक्री नहीं मानेंगे। ठीक है, सच ऑर्डर्स आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 104 एंड ऑर्डर 43 रूल 1। ठीक है, अपीलेबल ऑर्डर्स कि भाई उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील तो हो रही है तो ये डिक्री मानी जाएगी, नहीं, कोर्ट नहीं कहता कि भाई अपीलेबल ऑर्डर्स को आप डिक्री मानो। ठीक है, दस एन ऑर्डर रिटर्निंग ए प्लेन फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट or an order rejecting an application for an order to set aside ex parte decree or setting aside or refusing to set aside a sale under order 21 or an order rejecting an application for permission to sue as an indigent, sorry मैं उसको diligent बोल रही थी, that is indigent person। माइंड से कुछ चीज़ें बहुत छोटी होती है और स्किप हो जाती है ना, कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है। indigent person, right? These are appealable orders and not decrees। ठीक है, अपील तो हो सकती है इनके अगेंस्ट, बट ये डिक्री नहीं माने जाएंगे। The distinction between a decree and an appealable order lies in the fact that in the case of a decree, डिक्री और अपीलेबल ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्यों उन्हें डिक्री नहीं माना गया अपीलेबल ऑर्डर्स को, कि भाई जो डिक्री है ना उनके अगेंस्ट आप सेकंड अपील भी फाइल कर सकते हो, बट जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट आप सेकंड जो अपील है वो फाइल नहीं कर सकते। इसी रीज़न की वजह से अपीलेबल ऑर्डर को डिक्री नहीं माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिक्री एंड ऑर्डर में क्या डिस्टिंक्शन है। जो डिक्री है वो हमेशा कहाँ पास होगी, सूट में पास होगी, जो कैसे कमेंस होता है, बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। ठीक है, अब जो ऑर्डर है ये सूट में ओरिजिनेट तो हो सकता है,
ठीक है। सूट में भी अरेंज ओरिजिनेट हो सकता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेन, और कोई भी प्रोसीडिंग जो कि कमेंस हुआ है बाय ए पिटीशन, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग जो कि बाय एप्लीकेशन जो है कमेंस हुई है, उसमें तो ऑर्डर पास होंगे ना, तो डिक्री तो पास नहीं होगी। किसी एप्लीकेशन पर डिक्री नहीं आ सकती, किसी पिटीशन पर डिक्री नहीं आ सकती, राइट। नेक्स्ट इज, जो डिक्री है वो एक एडजुडिकेशन है जो कि कंक्लूसिवली राइट्स ऑफ द पार्टीज को जो है डिटरमाइन करता है विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी विच यू हैव स्टडीड सो मेनी टाइम्स इन दिस लेक्चर। जो ऑर्डर है वो क्या करते हैं, मे और मे नॉट, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ है। इसको आपके राइट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट जो डिक्री है वो तो करेगी ही करेगी, उसमें मे नॉट की पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। अभी डिक्री को कितने टाइप होते हैं, देखो 3 टाइप होते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बट इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर ही होता है, वो फाइनल ही होता है, उसके अगेंस्ट अपील ही हो सकती है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता, उसका कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा, राइट। Except in certain suits where 2 decrees, one preliminary and other final, are passed. In every suit, there can be only 1 decree, but in case of a suit or proceeding, a number of orders may be passed. अच्छा, एक और क्या डिफरेंस है, सी कोई भी सूट है उसमें मल्टीपल ऑर्डर्स तो पास हो सकते हैं, बट डिक्री हमेशा एक ही होगी, मल्टीपल डिक्रीज नहीं होती। ऑर्डर्स कैसे होते हैं, देखो ऑर्डर्स होते हैं जैसे कि इंटरिम रिलीफ पार्टी ने मांगा है, ठीक है, कोई उसने इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन लगाई है फॉर द इंटरिम रिलीफ, उस पर जो भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर होगा, यानी कि बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे एडजमेंट का ऑर्डर हो सकता है, या फिर जैसे कि किसी भी पार्टी को कोई एक्स्ट्रा जो है एविडेंस देनी है, कोई एक्स्ट्रा विटनेस को एग्जामिन कराना है आफ्टर हिज एग्जामिनेशन इज कंप्लीट, तो एप्लीकेशन लगाएगा, एप्लीकेशन पे जो भी ऑर्डर आएगा, एप्लीकेशन पे ऑर्डर आएगा, डिक्री नहीं आएगी, बट डिक्री जो है वो एक ही होगी, राइट। नेक्स्ट, एवरी डिक्री इज अपीलेबल अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, ठीक है, सारे ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते हैं, बट डिक्री जो है वो अपीलेबल होती है अनलेस इट हैज़ बिन प्रोहिबिटेड बाय द कोड, राइट। ओनली दोज ऑर्डर्स आर अपीलेबल एज स्पेसिफाइड इन द कोड, ऑफ कोर्स जो चीज़ें लॉ में लिखी गई है उसी के ही अकॉर्डिंगली जो है कोर्ट ऑफ लॉ वर्क करती है, जुडिशली डिटरमाइन करती है केस को, उसके अलावा तो कर ही नहीं सकते। अब जो सेकेंड अपील है वो हमेशा कहाँ पर फाइल होगी, हाई कोर्ट पर होगी, ठीक है, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स फ्रॉम द डिक्री पास्ड इन फर्स्ट अपील। ट्रायल कोर्ट ने जो कि है डिक्री पास करी, ठीक है, पार्टी कहाँ चली गई, उससे एपेलेट कोर्ट में चली गई। ट्रायल कोर्ट जनरली क्या होती है, सिविल कोर्ट, आइदर जुरिडिक्शन जूनियर डिवीज़न होती है या फिर सीनियर डिवीज़न होती है, ठीक है, और उसके बाद एपेलेट कोर्ट कौन बनती है, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट अपील हो गई। अब इस अपील से भी अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो सेकेंड अपील के लिए वो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, राइट। there may be 2 appeals while no second appeal as in the case of appealable orders। यहाँ से सूट में ऑर्डर आया, उसने अपील कहाँ करी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करी, बट सेकंड जो है अपील ऑर्डर के केस में नहीं होती है, वो सिर्फ डिक्री के केस में ही होती है। अब आता है हमारा डिक्री एंड जजमेंट में क्या डिस्टिंक्शन है। जब हमने किया था कि भाई जो डिक्री है हमारी जजमेंट को फॉलो करती है, ठीक है, और जो भी हमारे डिक्री में जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी ग्राउंड्स होंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी जजमेंट को ही सपोर्ट कर रहे होंगे। तो अभी हम डिफरेंस करते हैं क्या होता है। देखो, जजमेंट होती है मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। जो भी डिक्री में लिखा है कोर्ट ने, जो भी अपना ऑर्डर दिया है, उसकी क्या होगी, स्टेटमेंट्स होगी। इसमें जजमेंट में क्या होता है, पूरा ही केस होता है, क्या प्लेंटिफ का केस था, क्या डिफेंडेंट ने रिप्लाई दिया, जो भी उनके एविडेंसेस थे, जो भी कोर्ट पे प्रूफ्स आए हैं, वो कोर्ट की फाइंडिंग क्या रही, आर्ग्यूमेंट्स क्या रही, वो सब चीज़ें इसमें जजमेंट में होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो किसका ग्राउंड होगी, किसको एक्सप्लेन कर रही होगी, हमारे डिक्री को। It is not necessary for a judge to give a statement in a decree, though it is necessary in a judgment। डिक्री में कोई स्टेटमेंट नहीं होती, डिक्री बहुत ही स्मॉल होती है और प्रिसाइज होती है, ठीक है। It is not necessary that there should be a formal expression of an order in the judgment, though it is desirable to do so। इसमें जजमेंट का कोई फॉर्मेट नहीं होता, बट हमारी जो डिक्री है इसका हमेशा एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मली एक्सप्रेस किया जाना चाहिए,
एडजुडिकेशन को, राइट. ऑर्डर 6A ऑफ ऑर्डर 20 एज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हाउएवर एनेक्स दैट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द जजमेंट शुड स्टेट प्रिसाइजली द रिलीफ ग्रांटेड. ठीक है, इसमें कि ये है कि जजमेंट का जो लास्ट पैरा होगा उसमें आपको क्या डिफाइन करना है, कोर्ट को क्या देना है कि भाई क्या रिलीफ कोर्ट ने इसको दिया है. भाई सूट जो है प्लेंटिफ के हक में गया है या डिफेंडेंट के हक में गया है, क्या हुआ है, सूट डिसमिस हुआ है या फिर अलाउ हुआ है, तो वो चीज़ जो है कोर्ट को लास्ट पैराग्राफ में मेंशन करनी पड़ेगी. हाउएवर डिक्री की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, जजमेंट क्या है, एक स्टेज है प्रायर टू द पासिंग ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर. हमेशा डिक्री जजमेंट के बाद ही आती है, जजमेंट के बाद डिक्री आएगी. ठीक है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, मान लो जजमेंट और डिक्री में कोई भी ऐसी चीज़ है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई डिक्री जो है जजमेंट के बेसिस पर है या फिर जजमेंट जो है हमारी डिक्री को डिफाइन कर रही है या डिक्री की स्टेटमेंट है हमारी, तो हमारी क्या प्रिवेल होगी, जजमेंट प्रिवेल होगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि जजमेंट में सारी चीज़ें होती हैं, दोनों पार्टीज़ के केसेस होते हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट्स होती है पार्टीज़ की, कोर्ट की फाइंडिंग्स होती है, रिलीफ होता है, तो जजमेंट प्रिवेल होगी. ठीक है, क्योंकि जजमेंट हमेशा इलेबोरेट होती है और डिक्री प्रिसाइज होती है, राइट. तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने अपना पूरा डिक्री का कर लिया है. डिक्री में अब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहता है जो कि आपके सिलेबस में ना हो. ठीक है, और उस सिलेबस में हो और मैंने ना कराया हो. ये हमारा CPC मैंने कौन सी बुक से कराया है, CK टकवानी बुक से करवाया है. तो आपका ये डिक्री इलेबोरेटली जो है हो गया है और YouTube प्लेटफॉर्म पे इतना इलेबोरेटली आपको कोई नहीं कराएगा. तो आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ना, अपने नोट्स प्रिपेयर करना. ये स्लाइड्स भी एक तरह से आपके नोट्स ही हैं. ठीक है, आप इनको एज इट इज़ भी ले सकते हो, इसको आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अपने नोट्स, जैसे भी आपको प्रेफर हो, जो भी आपका लर्निंग मेथड हो वो आप कर सकते हो. ठीक है, तो इसी के साथ लेक्चर एंड करते हैं. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय.